बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कहानी सुनने से पहले आप सब लोगों से गुजारिश है कि जिन्होंने भी इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, काइंडली आप सब लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि मेरी आने वाली तमाम वीडियोज़ की नोटिफिकेशंस आपको फ़ौरन से मिल सकें। तो चलिए सुनते हैं आज की खौफनाक कहानी। डायन। अंग्रेज़ का दौर था, अंधेर नगरी चल रही थी, जिसकी लाठी उसकी भैंस। जो अंग्रेज़ का मंजूर नज़र वो हिंदुस्तान का राजा, बाकी सब घास कोड़ा। हंसी राज कोई खानदानी आदमी नहीं था, ज़ात का चमार था। एक अंग्रेज़ बहादुर के घोड़ों के अस्तबल में घोड़ों की मालिश करता था। अंग्रेज़ बहुत बड़ा अफसर था। एक बार वो नशे में डूबा हुआ था। किसी बात पर खुश होकर हंसी राज को चकमागढ़ी में एक बड़ी जागीर बख्श दी और हंसी राज जो पहले हंसिया थे, हंसी राज महाराज बन गए। चकमागढ़ की एक शानदार हवेली में अपने अजीमुशान खानदान के साथ दाखिल हुए तो बस्ती वालों ने अपने जागीरदार का भरपूर स्वागत किया। जाहिर है बुरे दौर में जी रहे थे, अंग्रेज़ों की चाकरी करते तो जिंदगी मिलती, और फिर हंसी राज जैसा नीच जात, भला उससे किसी भलाई की तवक्को रखी जा सकती थी। चमार खानदान पूरी चकमा बस्ती का मालिक बन गया और उसके बाद बड़े बड़े अलमिए जन्म लेने लगे। हंसी राज ने पांव फैलाने शुरू कर दिए। बड़े बड़े शुरफा एक चमार को झुक झुक कर सलाम करते, हाथ जोड़कर प्रणाम करते तो हंसी राज का सीना फख्र से फूल जाता। हंसी राज की धर्म पत्नी कुशलिया भी खानदानी चमारन थी। बदन से तो गंदे चमड़े की बू आज तक नहीं गई। 6 साल 6 महीने में एक बार नहा लिया करती थी, बू कहाँ से जाती। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता उसने भी पुर्जे निकालने शुरू कर दिए। नौकरानियों की रेल पे लग गई। बेशुमार लोग थे जो हंसी राज ने अपने घर मुलाजम रखे थे। वो सारा काम क्या करते थे, सबसे बड़ा काम उनका यही होता था कि सबसे पहले हंसी राज महाराज को प्रणाम करें। हंसी राज का एक साइस दोस्त था जिसका नाम रसिया था। जाहिर है जैसे हंसी महाराज खुद थे, रसिया भी वैसा ही हो सकता था। हंसी राज को तो जागीर मिल गई, मगर रसिया बदस्तूर घोड़ों की देखभाल करता था। एक दिन हंसी राज के घर पहुंचा तो यहाँ का माहौल देखकर उसकी आंखें हैरत से फैल गईं। ये सब कुछ क्या है हंसिया, उसने सवाल किया। देख बात सुन, मेरा दोस्त है तू। जो कुछ तूने मुझसे इस वक्त कहा है ना, उसे सुनकर दिल तो चाहता है कि तेरी जुबान कटवा कर हाथ पर रख दूं, पर बड़ी दोस्ती रही है हमारे साथ, हमारे दरमियान एक साथ खाया पिया है हमने। आज तू मुझे हंसिया कहा है, इसके बाद हंसिया मत कहना। मेरी शानो शौकत देखकर बस्ती के लोग मुझे प्रणाम करते हैं, वो देख और उसके बाद अपनी औकात याद कर। रसिया समझदार आदमी था, देख लिया था उसने कि बंदर को अदरक मिल गई है, जो कुछ ना करे कम है। जमाना शनास था, हंसी कर बोला, हंसी महाराज, हम तो ये देखने आए थे कि महाराज की शान कैसी है। सच्ची बात है पूरी बरादरी की नाक काट कर फेंक दी है तुमने। अरे तुम चमार थे कब, फिर बकवास की तूने। लो अब ऐसा करो मेरी जुबान ही काट दो, रसिया ने कहा और हंसी राज को हंसी आ गई। रसिया ने जुबान उसी तरह बाहर निकाली थी। फिर हंसी राज ने कहा, तू अब भी घोड़ों की मालिश करता है। लो भैया, हंसी महाराज राज हंसी बन गए। रसिया को रसिया ही रहना पड़ेगा। नहीं, तू मेरा दोस्त है, मेरे पास आ जा। नौकरी छोड़ के आ जाऊं? तो और क्या, नौकरी साथ लाएगा। एक बुरा इंसान दूसरे बुरे इंसान के पास पहुंच गया था और फिर उसके बाद रसिया ने अपनी चालाकी से काम लेकर हंसी राज को नए नए गुर सिखाने शुरू कर दिए। हवेली की शानो शौकत जाहिर है एक जागीरदार की शानो शौकत बन गई थी। रसिया ने जो नई रोशनी हंसी महाराज को दिखाई, वो नौजवान और हसीन लड़कियों की तरफ रगबत थी। कहने लगा, देखो हंसी महाराज, भगवान जब देने पर आता है ना तो छप्पड़ फाड़ कर देता है, और जिसे भगवान देता है अगर वो भगवान की देन से फायदा ना उठाए तो फिर वो नाशुक्रा कहलाता है। तो कहना क्या चाहता है रसिया? महाराज, ऐसी ऐसी हसीन कोमल कन्याएं आपके इर्द गिर्द बिखरी हुई हैं। चकमा बस्ती तो यूं लगता है जैसे परिस्तान हो, जिधर से गुजरो तो एक से एक रस भरी नजर आती है। रसिया का मन डोलने लगता है महाराज, पर लगता है तुम तो बूढ़े हो गए हो। फिर बकवास की, मेरी शान से उतरकर कोई बात ना करया कर। क्या करूं, कमबख्त चमड़े की जुबान है, फिसल ही जाती है। किसी वक्त इस जुबान से भी महरूम हो जाएगा तू। नहीं महाराज, ऐसा ना कहें। रसिया हाथ जोड़कर बोला तो हंसी महाराज ने मुस्कुराते हुए कहा, कहना क्या चाहता है?
महाराज, इतनी सारी बंदरियां पाल रखी हैं आपने, इतने कुत्ते हैं, ये तो साहब के कुत्ते हैं। इन्हें हुक्म दीजिए कि आपकी आरामगाह में हसीन कोमल कन्याएं आया करें, आप उन्हें जो चाहेंगे दे सकते हैं। हाँ, ये बात तो है, हमारा एक खास दास है, तेजोमल नाम है, उसी से कहते हैं, वो ही हमारा ये काम करेगा। तेजोमल भी कोई अच्छी जात का नहीं था। जब हंसीराज ने उससे अपनी ख्वाहिश का इजहार किया तो तेजोमल तैयार हो गया और उसके बाद हवेली के कमरे में एक नौजवान और कोमल लड़की की चीखें गूंजी, लेकिन सुनने वाला कोई नहीं था। तेजोमल पैरे पर था और भी चंद अफराद थे। लड़की की इज्जत लुट गई और हंसी महाराज ने उसे बहुत से पैसे देते हुए कहा, सुन देख, ये सब कुछ भी नहीं है, संसार में दौलत ही सब कुछ है। हमें देख, आज दौलत के ढेर पर बैठे हुए हैं, ये पैसे ले और अपने माता पिता की मदद कर, गरीब लोगों की बस्ती है। और सुन, खबरदार जुबान से एक बात भी ना निकले, अगर तेरी जुबान से कोई बात निकली तो भगवान की सौगंध सारे परिवार के टुकड़े टुकड़े करा देंगे, किसी को बताने की ज़रूरत नहीं है। लड़की बेचारी आंसू बहाती हुई चली गई और हंसी महाराज इंतज़ार करते रहे। बस्ती में कुछ ना हुआ। हंसी महाराज की हिम्मत बढ़ गई, बहुत से लोग बुरी औरतों को लाने लगे, लेकिन हंसी महाराज का शौक अब कुछ दूसरे ही रंग इख्तियार कर चुका था। वो अपनी पसंद की तलाश में सरगर्दा रहता था। कुछ कलियां मसलने में कुछ और ही बात होती थी, लेकिन हीरा लाल की धर्मपत्नी को देखकर हंसी राज के मुंह में पानी भर आया था। हीरा लाल की धर्मपत्नी शांति बहुत ही सुंदर थी, दूध जैसी सफ़ेद, हसीन और पले हुए जिस्म की मालक। 9 साल की एक बेटी थी जिसका नाम रत्ना था। रत्ना भी अपनी माँ की तरह खूबसूरत थी। देखने वालों की निगाहें उस पर उठी तो देखती ही रह जाएं। एक तरफ शांति अपनी मिसाल आप थी, देखने वाले हीरा लाल से ये भी कहते कि हीरा लाल, भगवान ने तुझे सुंदरता का भंडारा दिया है, इतनी सुंदरता आ गई है तेरे घर कि लगता है आने वाले समय में भगवान तुझे कोई बहुत बड़ा दर्जा देने वाला है। हीरा लाल बेचारा हाथ जोड़कर गर्दन झुकाकर लोगों का शुक्रिया अदा कर देता था। बेटी और बीवी के अलावा संसार में उसका और कोई नहीं था। आराम से उसकी गुजर बसर होती थी, छोटे मोटे काम कर लिया करता था। एक छोटी सी दुकान खोली थी जिसकी आमदन से अपने घर का खर्च चला रहा था। बदकिस्मती थी उसकी कि एक दिन शांति किसी काम से बाहर निकली हुई थी कि हंसी राज महाराज ने उसे देख लिया। रसिया तो साथ ही था, फौरन ही कहने लगा, अरे अरे रसिया, रे रसिया, जय हो महाराज की। अरे देख तो, भगवान ने भी कैसे कैसे फूल इस संसार में खिला दिए हैं। रसिया ने उसे देखा तो आंखें फाड़ कर रह गया। फिर बोला, हंसी महाराज किसी रजवाड़े की रानी लगती है, भगवान की सौगंध क्या सुंदरता है, और तू हरामजादे हराम का ही खाए जाइयो। समझा नहीं महाराज, कुत्ते के पिल्ले, पता लगा इसका कौन है, इसे हमारे पास आना चाहिए। जी महाराज, रसिया ने कहा और शांति के पीछे पीछे चल पड़ा। उसने शांति का पीछा जहाँ तक कर सकता था किया और यहाँ तक कि उसका घर तक देख लिया। बस्ती के कुछ लोगों को हंसी महाराज की हरकतों का पता भी चल गया था और रसिया के बारे में भी अंदाज़ा हो गया था। एक शख्स ने रसिया को शांति का पीछा करते हुए देखा और उसका घर देखते हुए देख लिया था और वो हामता कामता हुआ हीरा लाल के पास पहुंच गया। हीरा लाल बेचारा अपनी दुकान पर कारोबार कर रहा था। दुकान पर कई ग्राहक खड़े थे। हीरा लाल ने जब उस शख्स को इस हालत में देखा तो चौंक पड़ा। क्या हुआ शिवचरण? वो हीरा लाल, वो क्या बात है, तू ठीक तो है ना? हाँ हाँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। और तेरी घर वाली भी बाहर थी ना बेचारी, वो भी ठीक है, फिर क्या परेशानी है? वो हीरा लाल। शिवचरण जुमला अधूरा छोड़कर खामोश हो गया और आसपास खड़े हुए लोगों को देखने लगा। हीरा लाल ने उस बात को महसूस कर लिया था कि शिवचरण के मन में कोई बात तो ज़रूर है जिसे वो सबके सामने कहने से गुरेज कर रहा है। शिवचरण फिर बोला, वो हीरा लाल, वो मैं बाद में आ जाऊंगा। हीरा लाल, जो उसकी परेशानी भांप गया था, जल्दी से बोला, अरे शिवचरण, तू भी क्या चीज़ है, भगवान ने तेरे पैर में चक्कर रख दिया है शायद, हरदम हवा के घोड़े पर सवार ही रहता है। आ जा, अंदर आ जा, मेरे पास बैठ थोड़ी देर। अच्छा ठीक है। शिवचरण उचक दुकान में चढ़ा और एक जगह बैठ गया। फिर हीरा लाल गाहकों को निमटाता रहा। फिर उनसे फारिग होने के बाद शिवचरण के पास आकर बैठ गया। हाँ भैया, अब बताओ क्या बात है? वो हीरा लाल, आज मैंने बहुत अजीब बात देखी है। अजीब बात देखी है? हाँ हीरा लाल, वो भाभी,
क्या हुआ तेरी भाभी को, वो ठीक तो है? मैं अपनी भाभी की बात नहीं कर रहा, मैं शांति भाभी की बात कर रहा हूँ। शांति? क्या हुआ उसको, ठीक तो है वो? हीरालाल अपनी जगह से उठकर खड़ा हो गया। कुछ नहीं हुआ, वो बिल्कुल ठीक है। फिर तुझे क्या परेशानी है भाई, तू ठीक तो है? मुझे तेरी तबीयत ठीक ना लगे है। नहीं, बस वो बात ही कुछ ऐसी है। क्या बात है, बताता क्यों नहीं, क्यों पहेलियां बुझवा रहा है? असल में आज मैं किसी काम से घर से बाहर निकल रहा था कि मैंने देखा कि शांति भाभी बाजार से वापस आ रही हैं। खैर ये कोई ऐसी बात नहीं थी, लेकिन फिर मैंने देखा कि हंसी राज का खास आदमी रसिया एक जगह खड़ा शांति भाभी को घूर रहा था। काफ़ी देर तक वो उन्हें घूरता रहा था, फिर वो तुम्हारे मकान की तरफ देखता रहा और काफ़ी देर तक जायजा लेने के बाद वो वापस चला गया। हीरालाल दंग रह गया। जाहिर है वो ये बात तो अच्छी तरह जानता था कि हंसी राज महाराज के बस्ती में आने के बाद बस्ती का कोई भी फर्द खुश नहीं था। यूं तो लोग अपनी जायदाद या माल को भी महफूज नहीं समझते थे, लेकिन वो इस बात से भी खौफजदा थे कि जहां उनकी जानो माल को तहफ़्फ़ुज़ नहीं है, वहां उनकी इज्जत की भी कदर क्या होगी। लिहाजा लोग खुद भी ढके छपे रहते थे। बस्ती में दो चार इस तरह के वाक़यात भी हुए थे, लेकिन उन पर किसी ने तवज्जो नहीं दी थी। बहरहाल हीरालाल काफ़ी देर तक खामोश रहा था। फिर उसने कहा, शिवचरण, हो सकता है ऐसी कोई ख़ास बात ना हो। रसिया किसी और के धोखे में शांति का पीछा कर रहा हो सकता है रसिया की किसी लड़की से दुश्मनी हो। नहीं हीरालाल, मैंने जो बात महसूस की है उससे अंदाज़ा होता है कि रसिया सिर्फ उसका पीछा कर रहा था। उसने तुम्हारा घर भी देखा है और फिर वो वापस चला गया, और फिर भला रसिया की किसी से क्या दुश्मनी हो सकती है? बहरहाल इस हरकत को तो नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता, लेकिन तू बता शिवचरण, हम कर भी क्या सकते हैं? हाँ भाई, ये तो सच है, वाकई हम तो कुछ नहीं कर सकते। बस ये है कि अपनी औरतों का घर से बाहर निकलना बंद कर दें। हाँ, यही एक सूरत है, शिवचरण ने कहा। बहरहाल बात आई गई हो गई। हीरालाल परेशानी में मुब्तला हो गया था। दुकान बंद करके घर वापस आया तो बड़ा खामोश था। बीवी ने उस परेशानी को साफ महसूस कर लिया था। क्या हुआ, खैर तो है? कुछ परेशान लग रहे हो। कुछ नहीं, आज ज़रा झगड़ा हो गया था बैरन से। बैरन से? हाँ, वो तो बड़े गांव में हैं। हाँ, वो उससे थोड़ा हुआ है। फिर किससे झगड़ा हुआ है आज? बीवी ने कुछ परेशानी के अंदाज में कहा। वो है ना तुलसीराम, बस वो झगड़ पड़ा आज मुझसे। क्या हुआ था, बताओ तो सही। कुछ नहीं, मिर्चों के महंगे होने पर झगड़ रहा था। हमने कहा, भाई अंग्रेज सरकार का राज है, वो कुछ भी करे, और फिर आसमान पर तो नहीं पहुंच गई मिर्चें। फिर क्या हुआ, ऐसे चीखे तुलसीराम के बस। हेलो, ये भी भला कोई बात है? शांति को थोड़ा सा सुकून हो गया था और उसके चेहरे पर मुस्कुराहट दौड़ गई थी। हाँ देखो ज़रा, ये भी कोई बात है? हीरालाल ने खुद पर काबू पाते हुए कहा। फिर काफ़ी देर तक ये लोग इधर उधर की बातें करते रहे और हीरालाल कुछ देर के लिए इस बात को भूल गया था। शांति भी बेहद मलूल थी। शोहर ने वजह बता दी तो वो भी पुरसकून हो गई, लेकिन हीरालाल का सुकून गारत हो गया था। रात को वो बिस्तर पर लेटा हुआ था। भीमा की बेटी रसूंती एक घर से गायब हो गई तो भीमा उसके पास आया। वो हीरा का गहरा दोस्त था। हीरा भैया, रसूंती घर पर नहीं है। रात को रूपा के घर जाने का कह गई थी, मगर वहाँ रूपा नहीं है और फिर रात भर वापस नहीं आई। भीमा आंसू बहाते हुए बोला, कहाँ गई वो, तुम जानते हो? उसी दिन हीरा और भीमा खामोशी से पूरी आबादी में रसूंती को तलाश करते रहे। फिर जब घर आए तो रसूंती घर पर मौजूद थी। उसने लाख पूछा मगर उसने कुछ ना बताया। फिर लाखों ने कहा कि इसने सुबह को रसूंती को हंसी महाराज की हवेली से निकलते हुए देखा था। भीमा ने रसूंती से पूछा तो उसने कहा, पिताजी, भगवान आपको, माता को और भाइयों को मुकम्मल रखे। और उसके बाद वो चूड़ियाँ पीसकर खा गई और मर गई। ये कहानी हीरालाल को याद थी। खुरपा सिंह और भीम सिंह लंबी चौड़ी जिसामत के मालिक थे। बचपन ही से ऐसे लोगों में पले बड़े थे जिन्हें तनसाजी और पहलवानी का शौक होता है। चनाचे वो खुद भी ऐसे ही कामों में मसरूफ़ रहते थे। अक्सर कुश्तियाँ लड़ते और जीतते थे। ज़हनी एतबार से उनकी वही सोच थी कि जिसकी लाठी उसकी भैंस। चनाचे जब हंसी राज महाराज उनके गांव में रिहाइश पजीर हुए तो उन्होंने सोचा कि हंसी राज से बात की जाए। और जब वो बात करने के लिए हंसी राज की बड़ी हवेली पहुंचे तो हंसी राज महाराज हवेली से बाहर आ रहे थे। उन्होंने खुरपा सिंह को देखा और उनकी नज़रें उस पर जम गईं। थोड़ी देर तक उसे देखते रहे और फिर संभल कर रसिया को आवाज़ दी, रसिया।
अरे ओ रसिया। जी सरकार, कहाँ मर जाता है? कितनी दफ़ा कहा है हमारे साथ रहा कर। यहीं आपके साथ हूँ महाराज, साथ साथ। देख कैसा जवान है, लगता है चट्टान तराश कर उस पर इंसान की खोपड़ी फिट कर दी गई हो। हाँ सरकार, हम देख रहे हैं। बस खड़ा खड़ा देखता ही रहेगा, फिर क्या करूँ? देखे रसिया, मैं एक बात सोच रहा हूँ, अगर इसे अपने खास आदमियों में शामिल कर लें तो ये हमारे काम का आदमी साबित होगा। ये महाराज, हम भी देख रहे हैं। हाँ, इसीलिए पाल रहा हूँ तुझे, है ना? महाराज आप हुक्म तो करें। अरे जा बात कर इससे, इसे बता कि हम इससे मिलना चाहते हैं और इसे अंदर लेकर आ। ये कहकर हंसी महाराज अंदर चल पड़े थे और रसिया दौड़कर खुरपा सिंह के पास पहुंच गया और अपनी सांसों पर काबू पाते हुए बोला, ये सुनो जी महाराज, क्या नाम है तुम्हारा? खुरपा सिंह वल्द भीम सिंह है हमारा नाम। रहते कहाँ हो? आपके राजवाड़े में सरकार, एक छोटी सी कुटिया में रहते हैं। अच्छा, करते क्या हो? कुछ नहीं सरकार, बेकार हैं, कुश्तियाँ लड़ते हैं और जीतने पर कुछ इनामो इकराम मिल जाता है, बस उसी पर गुजारा हो रहा है। अच्छा अच्छा, तुम्हारी महाराज हंसी राज ने अंदर बुलाया है। जी महाराज, खुरपा सिंह ने कहा और रसिया के साथ अंदर चल पड़ा। खुरपा सिंह को अपना काम बनता नजर आ रहा था और वो सोच रहा था कि अगर महाराज हंसी राज के पास नौकरी मिल गई तो वारे न्यारे हो जाएंगे। ऐसे गुजरेगी। फिर वो हवेली के बड़े कमरे में पहुंच गए। उस कमरे में इंतहाई कीमती कालीन बिछा हुआ था। छत पर एक बड़ा सा फानूस लटक रहा था। इंतहाई बेशकीमत सोफे पड़े थे और उन्हीं सोफों में से एक सोफे पर हंसी महाराज बैठे हुए थे। खुरपा सिंह और रसिया उनके सामने पहुंच गए। उन दोनों को देखकर हंसी राज संभल कर बैठ गए और खुरपा सिंह से मुखातब हुए। हाँ भाई, नाम क्या है तेरा? खुरपा सिंह वल्द भीम सिंह। खुरपा की बजाय रसिया ने जवाब दिया। मैंने सवाल किससे किया है रसिया? सरकार, खुरपे से। ये खुरपा क्या होता है? वो रसिया खामोश हो गया तो हंसी राज बोले, हाँ तो खुरपा सिंह, काम क्या करते हो? कुछ नहीं, बेकार हैं महाराज, कुश्तियाँ लड़ते हैं। रसिया ने फिर कहा। रसिया, थोड़ी देर के बाद आना। जी वो रसिया, तुमने सुना नहीं हमने क्या कहा? जी अच्छा सरकार, रसिया ने कहा और फिर मरे मरे कदमों से चलता हुआ बाहर निकल गया था और हंसी महाराज एक बार फिर खुरपा सिंह की तरफ मुतवज्जो हो गए थे। हाँ तो खुरपे, कहाँ रहते हो? महाराज, एक छोटी सी कुटिया है आपकी जागीर में। माँ बाप वगैरह नहीं है सरकार, कोई बहन भाई भी नहीं है। हमारे यहाँ मुलाजमत करोगे? माई बाप, बड़ा एहसान होगा आपका हम पर, हम आपकी खूब खिदमत करेंगे। सुनो, हमारे पास ही रहना होगा तुम्हें, बहुत ज़्यादा काम नहीं करना पड़ेगा। और एक बात और सुनो, हम जो कुछ कहें उस पर आंखें बंद करके अमल करना होगा। जी मालिक। हवेली से बाहर जब भी निकलोगे आंख और कान खुले और मुंह बंद रखना होगा। जो हुक्म सरकार। और वो तनख्वाह वगैरह, माई बाप, बस आपका नमक दरकार है और कुछ नहीं चाहिए हमें। खैर, वो भी कर लेंगे। रसिया से कहकर तुम्हारे लिए एक कमरा खुलवाए देते हैं। रसिया, अरे ओ रसिया। हंसी महाराज ने रसिया को आवाज़ दी और रसिया एक झटके से कमरे में दाखिल हो गया। जी महाराज। रसिया, खुरपे के लिए पिछवाड़े बने कमरों में से एक कमरा खुलवा दो और इन्हें माहौल दिखाओ, बाद में काम भी दिखा देंगे। बस ठीक है, हंसी महाराज बोले। रसिया खुरपे सिंह को साथ लेकर चल पड़ा। खुरपा सिंह बड़ा खुश था, इतनी आराम से उसे नौकरी मिल गई थी। फिर तमाम ऐशो आराम और काम भी हो सकता था। अच्छी तरह जानता था। बहरहाल रसिया उसे बड़ी हवेली के पिछवाड़े में ले गया, जहाँ कतार में 4-5 कमरे बने हुए थे। उनमें से एक कमरे के दरवाजे के सामने पहुंचकर वो रुक गया और फिर दरवाजे पर लगी हुई कुंडी खोली और अंदर दाखिल हो गया। आओ भाई खुरपे, खुरपा सिंह है नाम मेरा। मालूम है, नाक का हेका लगाए हो, तुमसे नाम सीधी तरह नहीं लिया जाता। हम तो तुम्हें खुरपे ही बुलाएंगे। क्यों अपनी जान के पीछे पड़ा है? सुना नहीं मैं क्या कह रहा हूँ? खुरपा सिंह ने गुस्से से उसे घूरते हुए कहा। रसिया एकदम जैसे संभल गया, फिर बोला, हाँ तो खुरपा सिंह महाराज, ये है आपका कमरा। जैसा कि हंसी राज महाराज ने कहा कि अभी आप आराम करें, काम वगैरह बाद में समझा दिया जाएगा। ठीक है। और हाँ, किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो तो बेझिझक अंदर आकर किसी भी मुलाजिम से कह देना। अच्छा, मैं चलता हूँ, रसिया ने कहा और तेज़ तेज़ कदम उठाता हुआ बाहर निकल गया। बाहर निकलकर वो सीधा हंसी राज महाराज के पास पहुंचा था। हंसी राज महाराज उसी जगह बैठे किसी सोच में गुम थे। रसिया को देखा तो बोले, उसे कमरा वगैरह दिखा दिया?
हाँ महाराज, पर वो क्या, बहुत तीखे हैं अपने खुरपे भाई। कोई बात नहीं, ठीक हो जाएगा। लेकिन रसिया, एक बात समझ लो कि हम तुमसे अच्छे अंदाज में सोच सकते हैं। तेजोमल को हम अब किसी और काम पर लगाना चाहते हैं, क्योंकि इंसान बहरहाल इंसान है। कभी उसके दिल में किसी औरत के लिए हमदर्दी पैदा हो गई तो जानते हो क्या होगा। क्या महाराज, बिगाड़ तो कुछ नहीं सकेगा हमारा, लेकिन बात जब तक ढकी छुपी रहे अच्छा ही है। समझ गए महाराज, हम बिल्कुल समझ गए। और हाँ, कुछ अरसे के लिए खुरपा सिंह को भी किसी और काम पर लगा देंगे और कोई नया जवान उस काम के लिए तैयार कर लेंगे। क्या ख्याल है? वाह महाराज वाह, क्या दिमाग पाया है आपने। बस यही फ़र्क है तेरी और हमारी सोच में। चल अब चलें। हाँ चलते हैं, केशु जी इंतज़ार कर रहे होंगे। और दोनों बाहर चल पड़े। फिर हंसी महाराज खुरपा सिंह के जरिए लड़कियां उठवाते रहे थे, और अब जब से शांति को देखा था तो मन में ये ख्याल जड़ पकड़ गया था कि जल्दी से जल्दी खुरपा सिंह को बुलवाएं और उससे मन की बात कहें। और उन्होंने ऐसा ही किया। एक मुलाजिम के हाथ खुरपा सिंह को बुलवा भेजा और खुरपे सिंह हाथ जोड़े उनके सामने आ खड़ा हुआ। खुरपा सिंह, आओ बैठो। माई बाप, हम यहीं ठीक हैं। खुरपा सिंह, तुम जानते हो हम तुम्हें किस काम के लिए बुलवाते हैं। वैसे तुम अपना काम बखूबी कर लेते हो, लेकिन इस बार हमारा दिल एक सुहागन पर बिछ गया है। खुरपा सिंह एक लम्हे के लिए चौंका था, लेकिन फिर संभल कर बोला, कौन है वो, कोई पता ठिकाना? रसिया ने सारी मालूमात हासिल कर ली हैं। वो कोई दुकानदार है, हीरा लाल नाम है ससुरे का। उसकी धर्म पत्नी शांति बहुत सुंदर है। भगवान की सौगंध इतनी सुंदर है कि बस क्या बताएं तुझे। तू हमारा तरीक़ेकार जानता तो है ही, लेकिन इस बार बात कुछ कठिन है, क्योंकि अगर गलती हो गई तो सबको खबर हो जाएगी। लिहाजा अब ये तेरा काम है कि तू इस मामले को कैसे संभालता है। अब चिंता ना करें महाराज, मैं सब कुछ संभाल लूँगा। बस यही उम्मीद थी हमें तुझसे। अब ये तेरा काम है कि तू उसको हम तक किस तरह पहुँचाता है। जी सरकार, खुरपा सिंह ने कहा और वहाँ से बाहर निकल आया, लेकिन उसका जहन हवा में उड़ रहा था। हीरा लाल को वो अच्छी तरह जानता था। मोलचंद का बेहतरीन दोस्त था वो, और मोलचंद खुरपा सिंह का भी दोस्त था। चनाचे हीरा लाल से भी उसकी दोस्ती हो गई थी। उसकी समझ में कुछ नहीं आ रहा था कि वो किस तरह इस मामले को निपटाए। बहुत देर तक वो इस बारे में सोचता रहा, और फिर उसने एक फैसला किया। उसी फैसले के तहत वो अपनी जगह से उठकर बाहर निकल गया। उसका रुख हीरा लाल के घर की जानब था। काफ़ी दूर पैदल चलने के बाद खुरपा सिंह हीरा लाल के घर पहुंच गया था, और फिर उसने हीरा लाल के घर का दरवाज़ा बजाया था। दरवाज़ा हीरा लाल ने ही खोला था, और खुरपा सिंह को देखकर वो खुश हो गया था। आओ आओ खुरपा सिंह जी, काफ़ी दिनों के बाद आए हो हमारे घर। बस तुम तो जानते ही हो आजकल हम नौकरी कर रहे हैं। हाँ भाई हाँ, अब तो हंसी महाराज के आदमियों में शुमार होते हैं। अब कहाँ फुर्सत होगी तुम्हें। वैसे तुम्हारी भाभी भी याद कर रही थी तुम्हें, अभी अभी बाहर गई हैं। और तुम्हारा काम कैसा चल रहा है? बस काम तो नहीं होता ज़्यादा, बस हवेली में ज़्यादा वक्त ही गुजारना पड़ता है। अच्छा छोड़ो, और सुनाओ, बाकी सब ठीक ठाक है ना? हाँ सब खैरियत है, एक ज़रूरी बात करनी थी तुमसे। हाँ हाँ बोल भाई, ये भी अच्छा है कि भाभी और रत्ना घर में नहीं हैं। क्यों, कोई ऐसी वैसी बात है? हाँ यही समझो, वो हंसी महाराज थोड़े से रंगीन मिजाज हैं, और उनके पास मुख्तलिफ लड़कियां आती जाती रहती हैं। ये बात सिर्फ मैं जानता हूँ, और तुम ये बात जानते हो कि हंसी महाराज अंग्रेज़ सरकार के नवाजे हुए हैं, इसलिए उन्हें कोई कुछ नहीं कह सकता। हाँ, लेकिन ये सब मुझे क्यों बता रहे हो? इसलिए कि आज महाराज ने मुझे अपने पास बुलाया था। कहने लगे थे कि क्या कहने लगे? वो उन्हें शांति भाभी पसंद आ गई हैं। क्या कह रहा है तू? मैं समझा नहीं। वो महाराज चाहते हैं कि खुरपा सिंह जुमला अधूरा छोड़कर खामोश हो गया। उसके उन अल्फाज पर हीरा लाल का जो रद्द अमल हुआ था वो नाकाबिले यकीन था। उसकी आंखों में खून उतर आया था, और उस पर एक हिजानी सी कैफियत तारी हो गई थी। फिर वो शदीद तैश के आलम में बोला, बहादुर खुरपा सिंह, ये बात तू कह रहा है? वो भी अपनी भाभी के बारे में? तू जानता है ना वो तेरी? हाँ मैं जानता हूँ, लेकिन एक बात और भी जानता हूँ मैं ना सही कोई और सही, हंसी राज तुम्हारी बीवी को उठवा लेगा। एक रात उसे अपने पास रखेगा और बहुत सारे पैसे देकर वापस भेज देगा। अगर तूने शोर मचाने की कोशिश की तो पूरे ख़ानदान को मिटा देगा। जबकि दूसरा तरीका ये है कि तुम भाभी को हंसी महाराज के पास भेज दो, और मैं खुद महाराज से तुम्हारी सिफारिश करूँगा कि तुझे 10-20 हज़ार रुपये मिल जाएं, ताकि तेरा और तेरी बीवी बच्चों का अच्छी तरह गुजारा हो सके। हाँ, अब ऐसा ही जीवन बनाएंगे हम। देख हीरा लाल, वो मेरी भी भाभी है, लेकिन मेरे दोस्त, ना तू कुछ कर सकता है और ना ही मैं उसके खिलाफ कोई कदम उठा सकता हूँ।
तेरा तो मालिक है ना वो। नहीं हीरालाल, ये बात नहीं है। मैंने तुझसे पहले ही ये बात कही है कि अगर ये काम मैं नहीं करूँगा तो कोई और कर लेगा। कोई नहीं मार सकता उसे, तू भी नहीं। बहुत चालाक आदमी है वो, और मेरा मशवरा यही है कि तू वही कर जो मैंने कहा है। हीरालाल गर्दन झुकाकर किसी सोच में डूब गया था। काफ़ी देर तक वो इसी तरह बैठा रहा। फिर उसने चेहरा ऊपर उठाकर कहा, खुरपा, मैं शांति को अच्छी तरह जानता हूँ। मेरे समझाने पर वो भी मान जाएगी, लेकिन आज वो निर्मल के घर मसरूफ़ है, रात देर से वापस आएगी, इसलिए आज तू रहने दे, कल रात में उसे हवेली पहुंचा दूंगा। हीरालाल बोला, मैं जानता हूँ इस वक्त तेरी अंदरूनी हालत क्या होगी, लेकिन खामोशी में ही बेहतरी है। ठीक है, कल मैं उसे ले आऊँगा, महाराज को बता देना। बिल्कुल ठीक। अच्छा, अब मैं चलता हूँ, तू आराम कर। खुरपा सिंह वहाँ से उठकर बाहर निकल गया था, लेकिन हीरालाल का कलेजा खून हो गया था। थोड़े दिन पहले भीमा ने उससे ये बात कही थी और उसका खाना पीना हराम हो गया था, लेकिन अब वो खुरपा के बारे में जानता था, क्योंकि वो गांव का सबसे ताकतवर आदमी था। नात न घोड़ा था, ना कोई आगे ना पीछे, पर अब तो वो हंसी राज का नौकर बन गया था। हीरालाल को याद आ गया कि जब से खुरपा सिंह ने हंसी की नौकरी की है, गाँव से लड़कियाँ ज़्यादा गायब होने लगी हैं। वो तो एक कमज़ोर आदमी था, जबकि खुरपा बहुत ख़तरनाक आदमी था। अब क्या करूं? इस बुरे वक्त में भीमा याद आया। हो सकता है भीमा कोई हल बता दे। दुकान से दौड़कर वो भीमे के घर चल पड़ा, मगर यहाँ पहुंचकर उसे मायूसी का सामना करना पड़ा। भीमा की माँ ने कहा, वो तो बस्ती कमियारी गया है। कब आएगा मासी? कल का कह कर गया है। ठीक है, मैं चलता हूँ। अरे बैठ, कुछ परेशान लग रहा है। नहीं मासी, ठीक हूँ। शांति कैसी है? मासी ने पूछा, और वो उसे मुतमईन करके वहाँ से चला आया था। उधर हंसी महाराज बड़ी बेसब्री से खुरपा सिंह का इंतज़ार कर रहे थे। वो बड़ी बेचैनी से कमरे में टहल रहे थे। रसिया भी साथ था, और वो भी उन्हीं के अंदाज में टहल रहा था। हंसी राज ने रुक कर रसिया को देखा, फिर बोले, तुझे क्या बेचैनी है? जो आपको है महाराज, मुझे क्या बेचैनी है? आपको तो खुरपे का इंतज़ार है। तू बहक रहा है। आप मुझसे खफा ही रहते हैं हर समय। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं, ऐसी ही बात है। तेरी हरकतें ही कुछ इस तरह की होती हैं कि गुस्सा आ ही जाता है। क्यों जी, क्या हरकत की है मैंने? अच्छा छोड़ो, वो बाकी सब अपना काम ठीक कर रहे हैं ना? जी महाराज, सब कुछ आपकी मर्जी के मुताबिक हो रहा है। बस तेरी यही बात तो हमारे मन को बाती है। महाराज की कृपा है जो हम हर काम आपके कहने के मुताबिक अच्छी तरह ही करते हैं। वो पैसे वगैरह तो हैं ना तेरे पास? महाराज, हम कभी लजाए हैं पैसे मांगते हुए? बस अभी अच्छे खासे पैसे ही इसीलिए नहीं मांगे। अरे वाह रसिया, बड़ी अच्छी बातें कर रहा है आज। बस महाराज की कृपा है। अभी वो यही बातें कर रहे थे कि एक मुलाजिम ने अंदर आकर इतला दी, महाराज, खुरपा सिंह आ गया है। हंसी महाराज उछल पड़े। आ गया है? कहाँ है? बाहर मौजूद है सरकार। अकेला है या? नहीं महाराज, अकेला ही है। ओ, उसे अंदर भेज दो। हंसी महाराज बोले और मुलाजिम बाहर चला गया था। हंसी महाराज ने फिर कहा, वो अकेला क्यों है? हो सकता है वो औरत वहाँ ना हो। हाँ, मुमकिन है। खुरपा सिंह अंदर दाखिल हो गया था। हाँ खुरपा सिंह, क्या रहा? महाराज, हम हीरालाल के पास गए थे और हमने उसे राज़ी कर लिया है। ये तो बहुत अच्छा हुआ, लेकिन वो औरत कहाँ है? महाराज, वो आज नहीं आ सकी, लेकिन हीरालाल कहता है कि वो कल उसे खुद यहाँ छोड़ जाएगा। लेकिन महाराज, वो हाँ, बोल, क्या कहना चाहता है? महाराज, आपके सामने क्या कह सकता हूँ, बस एक छोटी सी विनती है। अरे क्या विनती है भाई? वो मैंने हीरालाल से कहा है कि मैं महाराज से तेरी सिफारिश करूँगा कि तुझे 10-20 हज़ार रुपये मिल जाएं। और खुरपा सिंह, हमने ही तुझसे कहा था कि इस मसले को हल करना तेरा काम है। अब तूने काम कर लिया है और वचन भी दिया है हीरालाल को, तो हम तेरे वचन को निभाएंगे। तू चिंता मत कर, कल जब शांति यहाँ आएगी तो वापस जाते हुए ये रकम उसके साथ होगी। बस अब तू ये जान ले कि ये सब इसी तरह होगा, और तेरा इनाम? नहीं महाराज, आपका नमक ही इनाम है हम पर, और हम आपके बहुत उबारी हैं। अच्छा, अब तू आराम कर, हमें भी कुछ मसरूफियत है। जी महाराज, खुरपा सिंह ने कहा और कमरे से निकल गया। और रसिया और हंसी महाराज एक दूसरे की तरफ देखकर मुस्कुराने लगे। उधर हीरालाल अजीबोगरीब कैफियत का शिकार था। बहुत परेशान था और ये सोच रहा था कि क्या करना चाहिए। फिर काफ़ी सोचो विचार के बाद उसने एक फ़ैसला कर ही लिया। शांति और रत्ना काफ़ी देर के बाद वापस आई थीं।
फिर तमाम मसरूफियात से फरागत हो गई तो हीरा लाल और शांति एक जगह बैठ गए थे। हीरा लाल ने कहा, शांति, एक मसला हो गया है। कैसा मसला? हमें ये बस्ती छोड़ना पड़ेगी अब। क्यों? बस हमें ये घर छोड़ना पड़ेगा। लेकिन हुआ क्या है? किससे झगड़ा हो गया है? अब झगड़ा नहीं हुआ, लेकिन बस इज्जत बचाना चाहते हैं। अपनी इज्जत बचाना चाहते हैं? क्या मतलब? कुछ लोग मेरे पीछे पड़ गए हैं और अगर हम लोग यहाँ से ना निकले तो मेरी ज़िंदगी को खतरा पेश आ सकता है, इसलिए हमें जाना ही होगा। शांति एकदम खामोश हो गई। बेचारी इस घर में ब्याह कर आई थी, हर एक से मेल मिलाप, हर किसी के दुख दर्द में शरीक होती थी। फिर घर के दरो दीवार से भी उसे बहुत मोहब्बत थी। बेचारे सीधे साधे मासूम से देहाती, जिनके लिए उनकी ज़मीन, घर के दरो दीवार ही सब कुछ होते हैं। अगर ये सब कुछ छीन लिया जाए तो उनका कुछ भी बाकी नहीं रहता। बहरहाल काफ़ी देर तक वो खामोश बैठी रही थी। हीरा लाल भी उस दौरान खामोश बैठा रहा था। रत्ना कमरे से बाहर किसी चीज़ से खेल रही थी। फिर हीरा लाल दोबारा मुखातब हुआ, चल अब उठ भी जा, क्या इसी तरह सोगवार बैठी रहेगी? चल उठ, शाबाश। हीरा लाल ने इतना ही कहा था कि शांति दोनों हाथों में मुंह छुपाकर रोने लगी थी। नारी ना, इस तरह ना किया कर, क्या हो गया है तुझे? हीरा लाल अपनी जगह से उठकर उसके पास पहुंच गया था और उसके सर पर हाथ फेरने लगा था। शांति ने रोते हुए अपना सर हीरा लाल के सीने पर रख दिया और रोते हुए बोली, क्या करेंगे, कहाँ जाएंगे सबको छोड़कर? तुम्हारे जमी जुमाई दुकान है, अच्छी गुजर हो जाती है, और फिर ये सब लोग इतने अच्छे हैं, इतने प्यारे हैं, तुम क्या करोगे? कहाँ से गुजारा करेंगे हम लोग? देख रही, भगवान मालिक हम सबका भला करेगा। बस तू ये समझ के मालिक नहीं चाहता कि हम लोग यहाँ रहें। अब देख ना, बैठे बिठाए कुछ लोग पीछे पड़ गए हैं। वजह क्या है हम नहीं जानते, पर वो कहते हैं कि बस तुम चकमा गढ़ी छोड़ दो तो हम तुम्हें कुछ नहीं कहेंगे। लेकिन अगर तुम यहाँ से ना गए तो फिर अपनी मौत के जिम्मेदार भी तुम खुद होगे। पर ऐसा क्यों? अगर मैं सब कुछ जानता होता तो कुछ ना कुछ तो करता, लेकिन यहाँ तो हिसाब ही उल्टा है। कोई नहीं है जो हमारी सहायता करे। भीमा, मूलचंद, शिवचरण, कृपा, कोई तो हमारी मदद करेगा, उनसे बात तो करो। अरे भगवान, तू काहे ना समझे इन बातों को? अरे मुझको बिल्कुल ही बुद्धू समझा है तूने। अरे तू का समझे उन लोगों को, बहुत खतरनाक हैं। क्या तू नहीं चाहती कि हम जिंदा रहें? बोल, बता, क्या हमारी ज़िंदगी अच्छी ना लगे तुझे? अपनी जान से ज़्यादा प्यारी है, पर अब छोड़ भी इन बातों को। सुन, यहाँ से कुछ फासले पर लाल पहाड़ियों के पास बोरा बस्ती है ना, जहाँ लक्ष्मी रहे हैं, वहाँ चलेंगे। 1-2 दिन वहाँ रुकेंगे, फिर वहाँ से आगे चलेंगे। आगे कहाँ? बोरा बस्ती से आगे बड़े शहर के लिए गाड़ियाँ चलती हैं। हम बड़े शहर जाएंगे, वहाँ से ट्रेन में बैठकर किसी बहुत बड़े शहर चलकर रहेंगे। बहुत बड़े शहर? हाँ और क्या। अरे तू लम्हों में भूल जाएगी ये सब कुछ। सच? शांति रोना धोना भूलकर हैरानी से हीरा लाल की तरफ देखने लगी। हाँ, और चल अब तैयारी कर, मैं रत्ना को बुलाता हूँ। रत्ना, अरे ओ रत्ना। हीरा लाल ने अपनी जोर से आवाज़ लगाई और रत्ना दौड़ती हुई अंदर आ गई। हीरा लाल ने कहा, रत्ना हम लोग घूमने चल रहे हैं, चलो तैयार हो जाओ। जी पिताजी, रत्ना ने कहा और बाहर की तरफ चली गई। अरे कहाँ जा रही हो? पिताजी आपने ही तो कहा है तैयार हो जाओ, मुँह हाथ धो लूँ, रत्ना ने मासूमियत से कहा और हीरा लाल को उस पर बेहद प्यार आ गया। ये उम्र तो होती ही है जब हर फिक्र से आज़ादी होती है, उसके बाद तो सारी उम्र दुखों में ही गुजरती है। बहरहाल सब तैयार हो गए, थोड़ा बहुत सामान बांधा गया, थोड़ा सा खाने का सामान भी ले लिया था। फिर बोरा बस्ती दूर ही कितनी थी, 2-4 घंटे में ये लोग सरला बस्ती पहुंच जाते और सरला बस्ती से बोरा बस्ती 2 घंटे की मुसाफिर पर थी। शांति घर की एक एक चीज़ को हसरत से देख रही थी। हीरा लाल भी बहुत दुखी था, मगर क्या करता। ना तो असल बात बीवी को बता सकता था और ना ही इस गांव में रुक सकता था, क्योंकि हंसी को अच्छी तरह जानता था। वो कमीना कुछ भी कर सकता था और उससे बचने का एक ही रास्ता था कि किसी न किसी तरह रातों रात ये जगह ही छोड़ दी जाए। चनाचे सब सामान लेकर वो बाहर आ गए और फिर जब शांति ने दरवाजे में ताला डालना चाहा तो हीरा लाल जल्दी से बोला, ओहो, ताला ना डाल बाहर से। क्यों? अरे हम किसी को बताकर थोड़ी जा रहे हैं कि कहाँ जा रहे हैं। ताला देखकर सब ये ना कहेंगे कि बताकर ना गए तो फिर? अरे पागल, अगर किसी ने ताला देखा तो कुछ देर के बाद डंडिया पड़ जाएगी, और अगर किसी ने हमें वापस बुला लिया तो जानती है क्या होगा? क्या? फिर वही क्या? अच्छा, जो तुम्हारा दिल चाहे करो, शांति ने कहा और हीरा लाल घर की दीवार पर चढ़ गया।
फिर अंदर से उसने कुंडी लगाकर उसमें ताला लगा दिया था और फिर दीवार कूदकर बाहर आ गया। बाहर हर तरफ सन्नाटा छाया हुआ था। लोग वैसे भी जल्दी सो जाने के आदी थे, चनाचे दूर दूर तक कोई मौजूद नहीं था। फिर हीरालाल और उसकी बीवी ने आखिरी बार हसरत भरी निगाहों से घर को देखा और फिर ये लोग बोरा बस्ती के लिए निकल पड़े। रसिया भी अपनी धुन का पक्का था। एक तरफ तो वो हंसी महाराज की खुशामद करता रहता था, तो दूसरी तरफ उसके पीछे उसकी खूब बुराइयां करता था, क्योंकि ये बात चकमागढ़ी में और कोई नहीं जानता था कि हंसी राज महाराज ज़ात के चमार हैं और रसिया भी उन्हीं की बरादरी का है। और ये बात रसिया को बहुत खुलती थी कि हंसी राज को इतनी बड़ी रियासत को एक अच्छी खासी जागीर बख्श दी गई है और अब हंसी राज अपनी औकात भूल गया है और रसिया को अपने नौकरों में शुमार करता है। चनाचे उस वक्त भी वो अपने करीबी दोस्त हरि प्रसाद के साथ बैठा हंसी राज की बुराइयां कर रहा था। हरि प्रसाद, तुम जानते हो हमारे मालिक कौन हैं? हमारे मालिक हैं महाराज हंसी राज जी। ओहो, महाराज हंसी राज जी, जानते हो उनकी औकात क्या है? क्या है भला? ये चमार हैं, ज़ात के चमार। अरे क्या बोलो हो भैया, हमारी नौकरी अच्छी ना लागे है तुम्हें, बल्कि जान भी खतरे में नजर आवे है। अरे वो चमरवा क्या बिगाड़ लेगा हमारा? रसिया कैसी बातें कर रहा है? सच बोल रहे हैं हरि प्रसाद, ये महाराज हंसी चमार कहलाते थे। अंग्रेज़ों के जूते बनाते थे, उनके घोड़े पालते थे, बस यही कामकाज था इनका। वो तो बस नजरे करम हो गई, एक अंग्रेज़ ने जागीर बख्श दी, वरना कहाँ ये मुँह और मसूर की दाल। रसिया, तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है, तुम आराम करो। आराम से ही तो हैं हम भैया, वरना हम क्या कुछ करना डालते। क्या करते तुम? अरे वो कुछ करते कि दुनिया तमाशा देखती। कैसे देखती? हरि प्रसाद बोला। रसिया खड़ा हो गया। अच्छा फर्ज करो तुम दुनिया हो और मैं इस वक्त हंसी महाराज हूँ। अरे माफ़ कर दे रे रसिया, माफ़ कर दे, हमसे भूल हो गई थी, क्षमा कर दे, हमें क्षमा कर दे। रसिया ने दोनों हाथ इस तरह जोड़े हुए थे जैसे किसी से माफ़ी मांग रहा हो और हरि प्रसाद का हंस हंस कर बुरा हाल हो गया था। रसिया भी हंसने लगा था। काफ़ी देर तक दोनों हंसी मजाक करते रहे। फिर रसिया की हंसी अचानक ही रुक गई। वो अंधेरे में घूर घूर कर कुछ देखने की कोशिश कर रहा था और फिर उसे दो हियोले अपनी तरफ आते महसूस हुए थे। उसने जल्दी से हरि प्रसाद को इशारा किया और हरि प्रसाद भी उसी तरफ देखने लगा। फिर रसिया ने हरि प्रसाद को इशारा किया और आहिस्ता से बोला, हरि प्रसाद, ये लोग तो परदेसी लगते हैं, इन्हें तंग किया जाए। हम दोनों एक जगह छुप कर मुख्तलिफ जानवरों की आवाज़ें निकालेंगे और लोग डर जाएंगे, बड़ा मज़ा आएगा। चलो जल्दी करो, यहाँ छुप जाओ। फिर दोनों जल्दी से एक चौड़े तने वाले दरख्त की आड़ में छुप गए थे और उन हयोलों का इंतज़ार करने लगे थे। फिर वो हयोले काफ़ी करीब आ गए थे और रसिया ने उन्हें देखा। अंधेरे में रसिया इस तरह छुप कर बैठा हुआ था कि किसी को नज़र ना आ सके, लेकिन रसिया ने अगला मंजर जो देखा उसे देखकर वो भौंचका रह गया था। उसके सामने हीरालाल अपनी धर्मपत्नी शांति और बेटी रत्ना के साथ मौजूद था और उस रास्ते से गुजरकर वो कहीं जा रहा था। अब रसिया का माथा ठनका कि ये रास्ता तो गांव से बाहर जाता है जिस पर हीरालाल सफ़र कर रहा है, लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि इस वक्त हीरालाल कहाँ जा रहा है, वो भी अपनी धर्मपत्नी और बेटी के साथ। कहीं ये हंसी राज के डर से तो नहीं भाग रहे? हाँ, ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा ही है। हीरालाल की पत्नी उस बात के लिए राजी ना हुई होगी और उन दोनों ने फैसला किया कि रातों रात ही ये जगह छोड़ देंगे। ना तो शांति यहाँ होगी और ना ही महाराज उसके कुरब के ख्वाहिशमंद होंगे। लेकिन ये तो हंसी महाराज के साथ धोखा है। और फिर सबसे बड़ी बात ये कि शांति भाग गई तो उसकी जवाबदारी भी सिर्फ रसिया ही की जाएगी। चनाचे उसने अक्लमंदी से काम लेते हुए उन लोगों को जाने दिया और इस बात का पूरा ख्याल रखा कि उनकी सम्मत किस तरफ है और उस सम्मत में कौन सी बात बस्ती या गांव पड़ता है। फिर जब ये लोग थोड़ा सा और आगे बढ़ गए तो रसिया ने कहा, प्रसाद भैया, अब मज़ा देखो भैया, कमाई का वक्त आ गया है। कमाई का वक्त आ गया है? हाँ हाँ, ये जो अपने हीरालाल हैं ना, इनकी आजकल चल रही है हंसी महाराज के लोगों से। हंसी महाराज के लोगों से? हाँ, बस कुछ मामलात चल रहे हैं और हंसी महाराज ने मना किया था कि उसके आदमियों को बाहर जाने नहीं, बल्कि हीरालाल से भी सुलह सफाई की बात की थी। फिर ये कि हीरालाल नहीं माने और अब कोई फैसला हुए बगैर जा रहे हैं बस। पर हुआ क्या था? हमें तो कुछ मालूम ना था, ना किसी ने बताया। बस कुछ नहीं, कोई ख़ास बात थी जो भारी पड़ गई हीरालाल को। क्या पहेलियाँ बुझवा रहे हो? साफ साफ बताओ। बस देखता जा मैं करता क्या हूँ। अब तू घर जाकर आराम कर, मैं भी बड़ी हवेली की तरफ जा रहा हूँ।
ये कहकर रसिया एक तरफ चल पड़ा था। उसका रुख हंसी राज की हवेली की तरफ था। वो जानता था कि कितनी देर में हीरा लाल ज़्यादा से ज़्यादा कितनी दूर जा सकता है। वैसे उसे इस बात का तो यकीन हो गया था कि हीरा लाल बस्ती छोड़कर भाग रहा है। अरे दैया, सारी की सारी मुझ पर ही आ पड़ेगी। कांपता कांपता वो हंसी राज के पास पहुंचा था और चूंकि हंसी राज के लिए वो बड़े अहम काम सरअंजाम देता था, इसलिए बाकी कोई उस तक पहुंच सके या ना पहुंच सके, लेकिन रसिया को उसने फौरन अपने पास बुला लिया था। उसकी हालत देखकर हंसी राज बोला, रे रसिया, लगता है कोई चुड़ैल तेरे पीछे लग गई है। अरे पागल के बच्चे, औरत अगर चुड़ैल भी हो तो उसे स्वीकार कर लेना चाहिए। होती तो औरत ही है ना। महाराज के चरणों में रहकर भगवान की सौगंध, अगर सचमुच कोई चुड़ैल भी मिल जाती, रसिया अपने लिए नहीं बल्कि उसे अपने साथ ज़रूर ले आता कि हो सकता है महाराज को ही पसंद आ जाए। ये बात चुड़ैल की नहीं, बड़ी खास बात है। कुत्ते की तरह भौंके जा रहा है, असल बात नहीं बताता कि क्या बात है। गड़बड़ हो गई महाराज, गड़बड़ हो गई। वो हराम का जिन्ना निकल कर भाग रहा है। कौन? हंसी राज ने चौंक कर कहा। वही अपने आप को बहुत ज़्यादा चालाक समझ रहा है, हमें धोखा देकर जा रहा है, कमीना कहीं का। तेरी शामत आ गई है शायद। महाराज, हीरा लाल के बारे में कह रहा हूँ। अपनी धर्मपत्नी और बेटी को लेकर वो रात की तारीकी में बस्ती छोड़कर भाग रहा है। धोखा, और वो भी हंसी राज महाराज को। सोच रहा है इज्जत बचाकर ले जाए। भला बताइए, इज्जत वो है जो हंसी राज महाराज के चरणों में मिले, या वो जो यहाँ से निकल कर ले जाए? हंसी राज उछल गया था। उसने कहा, रसिया, दिल चाहता है बड़ा सा जूता लेकर तेरी खोपड़ी पर इतने लगाएं कि तेरा भेजा नाक के रास्ते बह जाए, पर अभी उसका वक्त नहीं है। जल्दी जा, अस्तबल से घोड़ा निकलवा, 6-7 बंदे तैयार कर, हम भी देखें जरा हरामी कितना चालाक है। अभी लीजिए महाराज, उसने कहा और उसके बाद निकल गया। थोड़ी देर बाद शैतानों का शैतान हंसी राज एक घोड़े पर सवार अपने खूंखार साथियों के साथ बस्ती से बाहर जाने वाले रास्ते पर चल पड़ा। बेचारा हीरा लाल थोड़ा सा ही सफ़र तय कर सका था। बस्ती से बाहर जाने का एक ही रास्ता था। बीवी और बेटी साथ ना होती तो शायद खेतों में उतर कर सफ़र करता, लेकिन मजबूरी थी। रात के वक्त खेतों में सांप वगैरह भी हो सकते थे, इसलिए हीरा लाल उस चौड़ी पगडंडी पर ही जा रहा था जो गांव से बाहर जाने वाले रास्ते की तरफ जाती थी। उसके दिल में शदीद खौफ था। न जाने क्यों अंदर से एक आवाज़ उभर रही थी, लेकिन उस आवाज़ से वो शांति को खौफजदा नहीं करना चाहता था। ये आवाज़ उससे क्या कह रही थी, वो शांति को नहीं बताना चाहता था। चनाचे दिल में खौफ से लरजता वो आगे बढ़ता रहा। रात के उस समय सफ़र करते हुए उसकी बीवी भी खासी परेशान नज़र आ रही थी। हीरा लाल ने उससे कहा, जो दिखाएं तो दिखा रही हैं ना, वो ना दिखा तो अच्छा है। जो दिखाएं तू दिखा रही है ना, वो ना दिखा तो अच्छा है। मुझे पता है कि तू इस वक्त सफ़र करते हुए थकन महसूस कर रही है, लेकिन अभी खामोश रह, तेरी सारी थकन 1 मिनट में दूर हो जाएगी अगर सूरत हाल तेरे इल्म में आ जाए। लेकिन अभी कुछ नहीं बताऊंगा, पहले हम सरला बस्ती पहुंच जाएं, उसके बाद तुझे असल बात बताऊंगा। भगवान की सौगंध खाकर कहती हूँ कि मैं सफ़र से परेशान नहीं हूँ, बस दिल अंदर से बैठा जा रहा है। यूँ लगता है जैसे कुछ हो जाएगा। बेचारी बच्ची भी परेशान है, इसने भी जीवन में कभी इस तरह सफ़र नहीं किया। बस इसी की तरफ से फ़िक्रमंद हूँ कहीं ये बीमार ना पड़ जाए। कुछ नहीं होगा इसे, तू इसकी चिंता मत कर। बस ज़रा हिम्मत करके हम जल्दी से जल्दी सरला बस्ती पहुँच जाएं, उसके बाद मुझे काफ़ी इत्मीनान हो जाएगा। लेकिन बेचारा हीरा लाल इस बात से बेखबर था कि ये खबर दुश्मनों तक पहुंच चुकी है कि वो गांव छोड़कर जा रहा है और अब वो उसके तवाक़ुब में उसके पीछे आ रहे हैं। चनाचे कुछ देर तक चलते रहने के बाद उसे घोड़ों के टापों की आवाज़ें सुनाई दी तो वो चौंक पड़ा। इस वक्त कौन हो सकता है ये? लगता है वो जुमला अधूरा छोड़कर खामोश हो गया था। आने वाले करीब होते चले जा रहे थे और हीरा लाल की रफ्तार भी तेज़ हो गई। साथ ही साथ वो बीवी से कह रहा था, भागो, जान बचाओ अपनी। हीरा लाल को ये अंदाज़ा हो गया था कि उसका पीछा किया जा रहा है और ये लोग उसे पकड़ लेंगे। चनाचे वो पूरी कुव्वत से दौड़ रहा था, लेकिन बीवी और बेटी उसका साथ नहीं दे पा रही थीं और फिर घुड़सवार उनके बहुत करीब पहुंच गए। एक घुड़सवार ने हीरा लाल को एक लात रसीद कर दी। हीरा लाल मुंह के बल गिरा था और उसका होंठ फट गया था जिससे खून बह निकला था। गिरते वक्त उसने बीवी और बेटी को छोड़ दिया था, जिसके नतीजे में वो दोनों सही सलामत थीं। घुड़सवार कुछ दूर जाकर रुक गए और फिर वहाँ से वापस पलटे थे।
अब उनकी रफ्तार काफ़ी सुस्त थी। फिर वो उन लोगों के करीब आकर रुक गए। शांति और रत्ना हिरासा अपनी जगह खड़ी थीं और हीरा लाल को ना संभाल पाई थीं। उन घुड़सवारों में से एक नीचे उतरा और उसके पीछे बाकी सवारों ने भी अपने घोड़ों की पुश्त छोड़ दी थी। फिर वही सवार आगे बढ़ा और उसकी आवाज़ उभरी, हीरालाल बैरन, हंसी को ना जानते हो भैया? अरे पाताल में भी पहुंच जाते तो ढूंढ निकालता हंसी तुझे। हूँ, हमें धोखा देने चले थे। हीरालाल शदीद गैज़ो गज़ब में डूबा हुआ था और उसी आलम में वो हंसी महाराज को घूरे जा रहा था। हंसी राज फिर बोला, अरे ससुरे, घूर कैसे रहा है? खा जाएगा हमें? अरे रसिया, देख तो बैरन को, बहुत गुस्से में है, बड़ा शक्तिमान है। पर तूने ये ना सोचा भाई कि हमसे बचकर कहाँ जाएगा? अरे हंसी महाराज ने अपनी बुद्धि से ये सब कुछ हासिल किया है। हीरालाल शदीद तैश के आलम में था और उसी गैज़ब के आलम में बोला, हाँ बंसिया, हाँ सिया, तेरी औकात का इल्म तो मुझे काफ़ी पहले हो गया था कि तू वाकई चुमार है। जब से तू इस बस्ती में आया है, लड़कियां गायब होने लगी हैं। फिर 2-3 लोगों ने इस बात की तस्दीक भी की कि वो लड़कियां तेरे घर से निकलती हुई देखी गई हैं। लेकिन शरीफ आदमी इज्जत बचाने की हर मुमकिन कोशिश करता है। क्या करते बस्ती वाले तेरे खिलाफ? बेचारे मजलूम लोग हैं, लेकिन भगवान तुझे ज़रूर सजा देगा, क्योंकि वो सबके साथ न्याय करता है। अरे बैरन, हमने कौन सा अन्याय किया है बस्ती वालों के साथ? वही अगर लड़कियां हमारी कमज़ोरी हैं तो अब क्या करें? इस कमज़ोरी को कहीं ना कहीं से तो पूरा करना ही है। और ये भी सुन ले कि जिन लड़कियों ने हमारी बात मानी वो आज भी अपने घरों में खुश हैं, और जिन्होंने ज़्यादा सी सतावित्री बनने की कोशिश की वो बेचारी आत्मा हत्याकर मर गईं। उसमें भी हमारा कसूर ना था। हमने उन्हें भी उतनी ही दौलत देकर भेजा था, लेकिन बस रास ना आई हमारी भेंट उन्हें। जिसे तुम भेंट कहते हो, तुम जानती हो वो क्या होता है? अरे कौन सा गजब किया है हमने, और अगर किया ही है तो कोई क्या बिगाड़ लेगा हमारा? ले चल, तू बिगाड़ ले। क्या बिगाड़ सकता है तू हमारा? हम भी तो देखें कितना बड़ा है तू। भगवान की सौगंध, अगर तेरे ये कुत्ते हथियारों के साथ मेरे रास्ते में ना हो तो तेरी वो दुर्गत बनाऊं हंसिया कि तू खुद को ना पहचान सके। हमारी दुर्गत बनाएगा? हाँ, अगर हम अपने आदमियों से कहें कि कोई हथियार इस्तेमाल ना करे और कोई बीच में ना आए तो तू चित कर देगा ना? है ना? यही चाहता है ना तू? हाँ हाँ, यही चाहता हूँ मैं। पर मैं तो नहीं चाहता, और तुझे पता है मैं क्या चाहता हूँ। जवाब में हीरालाल खामोश ही रहा था। हंसी राज फिर बोला, अरे एक रात ही की तो बात थी, और यही नहीं, अगर तुझे कभी पैसों की ज़रूरत पड़ती तो हमसे बिला झिझक मांग लेता। बस हमारी ज़रूरत को तो तू समझ ही चुका था। पर तेरी किस्मत, भगवान ने तेरी किस्मत काली बनाई है, कोई क्या कर सकता है बैरन। लेकिन ठहर, ज़रा रुक, एक बात सुन। तेरी पत्नी को हम जाने नहीं देंगे। हाँ, अगर तू जीवन बचाना चाहे तो चल, छोड़ देते हैं तुझे। तू भी क्या याद करेगा कि हंसी महाराज ने तुझे नया जीवन दिया है। वो काम शुरू कर दिया है हमने हीरालाल, जो बेचारे भगवान आकाश पर बैठकर किया करते हैं। अब देख ले कितनी ताकत है हमारे पास। हमारी एक आवाज़ तुझे जीवन दे सकती है और एक आवाज़ तुझे मौत दे सकती है। मांग ले, जीवन मांग ले हमसे। हीरालाल उस शैतान की सूरत देख रहा था। ये अंदाज़ा तो उसे हो गया था कि बात बिगड़ गई है। ये 8-9 अफराद हैं और वो अकेला है। वो उस वक्त बिल्कुल बेबस हो चुका था। शांति को बचाना अब उसके बस की बात नहीं थी। उसकी आंखों में तारीकियां उतरने लगीं, और फिर उसने सोचा कि सबसे बड़ी चीज़ तो इज्जत ही है। ज़िंदगी उसके सामने कोई हैसियत नहीं रखती, और ज़िंदगी में अगर इज्जत आंखों के सामने जा रही हो तो आंखें ही फोड़ लेनी चाहिए। शैतान का मुकाबला शैतानियत से करना चाहिए। अपनी ज़िंदगी तो जा रही है, अगर साथ में हंसी राज को भी ले जाया जाए तो बुरी बात ना होगी। उसने कहा, हंसी राज घोड़े से नीचे उतर, आपसे एक बात कहना चाहता हूँ। पागल हो गया है रे? अरे हम कोई निचली जात के थोड़ा ही हैं जो सीना तान कर नीचे उतर आएँ। अब भूल जाएं तो अलग बात है, या किसी के सामने ना कहें। हमारा जो पिता था ना, अरे क्या कहें रे तुझसे, छोड़ इन बातों को। हमारी माँ ने कभी उसे पिता ना कहने दिया, क्योंकि वो हमारा पिता था ही नहीं। हंसी राज कह के मारकर हंसने लगा। दूसरे लोग तो उसकी बात पर गौर ही करते गए, लेकिन रसिया उसका दोस्त था, कहने लगा, अरे वाह हंसी महाराज, ये तो तुमने नई बात बताई। छोड़ दे रसिया, ज़रा देख इस हीरालाल को, अरे हमसे चालाकी कर रहा है। कहता है घोड़े से उतर। हम उतरें घोड़े से और ये ससुरी का जना हम पर लपक पड़ेगा। ना भाई ना, लड़ने वड़ने का शौक नहीं हमें। अरे ये हरामी मुस्टंडे काहे के लिए रखे हैं हमने?
चलो रे चलो, अब हीरालाल महाराज कुछ ज्यादा ही चालाक बनने की कोशिश कर रहे हैं। जरा देखो, इनको भी कोई वक्त नहीं है। हंसी, बात सुन मेरी, बात सुन। क्या चाहता है तू? बस अब क्या चाहेंगे इसके अलावा? तू भाग जा यहाँ से, हम तुझे कुछ नहीं कहेंगे। जहाँ तेरा मन चाहे निकल जा, थोड़े बहुत पैसे भी दे देंगे। किसी भी जगह अपना ठिकाना बना लीजिए। इन दोनों सुंदरियों को हमारे पास छोड़ जा, काम आएंगी हमारे, क्या समझा? हीरालाल की कुव्वत बर्दाश्त अब जवाब दे गई थी। वो इस तरह वापस पलटा जैसे कहीं जा रहा हो, लेकिन उसके बाद अचानक ही उसने दौड़ लगाकर हंसीराज के घोड़े पर छलांग लगा दी। हंसीराज इस अचानक हमले के लिए तैयार नहीं था। वो घोड़े से नीचे गिर पड़ा और हीरालाल ने उसे दबोच लिया। इस सूरत हाल को देखते ही रसिया चीखा, अरे ओ कुत्ते के पिल्लो, घोड़े तुम्हारे बाप के हैं, पीठ पर बैठे तमाशा देख रहे हो। अरे बचाओ हंसी महाराज को। और हंसी के साथ जो लोग आए थे वो घोड़े से कूद पड़े। किसी ने हीरालाल के बाल पकड़े, किसी ने कमर, किसी ने हाथ। शांति के हलक से दिलदोज चीखें निकलीं। उसे ये अंदाज़ा हो गया था कि इज्जत खतरे में पड़ गई है। वो दहशतज़दा निगाहों से इधर उधर देखने लगी। फिर उससे रहा ना गया तो वहाँ से चल पड़ी। रत्ना को वो किसी महफूज मकाम पर पहुँचाकर पति की मदद करना चाहती थी। चनाचे वो बरक रफ्तारी से दौड़ती हुई पथरीली चट्टानों में दूर तक निकल गई। और फिर उसे गार का एक दहाना नजर आया। उसने आओ देखा ना ताओ बरक रफ्तारी से उस गार में दाखिल हो गई। लेकिन तकदीर के खेल अनोखे होते हैं। गार के दहाने पर एक बड़ी सी चट्टान चंद छोटे छोटे पत्थरों से रुकी हुई थी कि ज़रा सी जंबश हो और नीचे गिर पड़े। और कुदरत के खेल ऐसे ही अनोखे होते हैं। ज़रा सी लग़ज़श हो जाती तो खुद शांति और उसकी बेटी उस चट्टान से पिस कर रह जाती। गार में दाखिल होते वक्त शांति के हाथ चट्टान पर टिके थे और चट्टान ने अपनी जगह छोड़ दी थी। वो फिसल कर गार के दहाने पर आ जमी। और इस तरह दो अमल हुए। पहली बात तो ये कि शांति चट्टान के पीछे गार के अंदर महफूज हो गई। दूसरी बात यह कि तकदीर ने उसके लिए कुछ नई कहानियाँ मुंतखब कर दी। उधर भला हंसीराज किसी ऐसे आदमी को कैसे छोड़ सकता था जो उस पर हमला करे। 6-7 आदमी उसके साथ थे। सबके सब देख चुके थे कि हीरालाल जैसे मामूली आदमी ने हंसीराज महाराज को घोड़े से गिरा दिया है। फिर उन्हें भी अपनी कारकर्दगी दिखाने के लिए उससे अच्छा मौका और कौन सा मिल सकता था। भून से लातें ठोकरें, जिसको जो तौफीक थी वो उस पर अमल कर रहा था। और हीरालाल के मुंह से खून की दहारें बह रही थीं। उसके पूरे जिस्म पर ज़रबें ही ज़रबें थीं और उसकी चीखें अब बुलंद हो गई थीं। हंसीराज चीख चीख कर कह रहा था, और मारो हरामी को, और मारो, इतना मारो कि इसके बदन के टुकड़े टुकड़े हो जाएं। उसके साथ ही नंबर बना रहे थे। हीरालाल की शायद सारी पसलियां चूर चूर हो गई थीं। तब जाकर कहीं हंसी का गुस्सा ठंडा हुआ। वो बुरी तरह हाँफ रहा था और उस वक्त चूंकि सारी तवज्जो हीरालाल पर थी, इसलिए वो शांति को, रत्ना को नहीं देख सका था। अब जब उसका गुस्सा ठंडा हुआ और उसने हीरालाल की कुचली हुई लाश अपनी आंखों से देख ली तो वो चौंका और उसने आंखें फाड़ कर इधर उधर देखा। फिर जोर से दहाड़ा, अरे रसिया, वो किधर निकल गई? सारे के सारे एक ही तरफ मुतवज्जो हो गए और वो निकल भागी। अरे ढूंढो जाओ, मेरा मुंह क्या देख रहे हो? कहाँ जाएगी हंसी महाराज? वो चिड़िया तो है नहीं कि पर मारकर उड़ जाएगी। चलो भाई चलो, घोड़ों पर बैठो, देखो कितनी दूर भाग गई है, पर ज़रा इज्जत से लाना, क्या समझे? एक बार फिर उस वीराने में हंगामा बर्पा हो गया और सारे के सारे शांति को तलाश करने दौड़ पड़े। हीरालाल की ज़िंदगी तो थी ही इतनी, लेकिन कुदरत शांति की हिफाजत करना चाहती थी और शायद कायनात में एक नई कहानी जन्म लेने वाली थी। चनाचे हंसीराज के आदमी चारों तरफ घोड़े दौड़ाते रहे और परेशान हो गए। खुद हंसीराज एक ठेले पर खड़ा होकर एक तरफ भाग दौड़ कर रहा था और हैरान था कि आखिर शांति और रत्ना कहाँ गईं। जितनी देर में हीरालाल की मौत वाक़ई हुई, इतनी देर में औरत और बच्ची भागकर जहाँ तक जा सकती थी वहाँ अंदाज़ा लगाने के बाद उन्हें तलाश किया गया। फिर सारे तलाश करने वाले हंसीराज के पास आ गए। रसिया हंसीराज के पास खड़ा था। आने वालों ने कहा, महाराज अगर आप कहें तो हम चारों तरफ घोड़े दौड़ाकर दूर तक निकल जाएं, लेकिन कोई औरत और छोटी सी बच्ची इतनी दूर तो भाग नहीं सकती। आप ही बताएं कि क्या किया जाए। अरे मगर गई कहाँ? सचमुच चिड़िया थी जो आसमान पर परवाज कर गई। रसिया तेरा सत्यानाश, बड़ी सुंदर औरत जाया कर दी तूने। कच्चे काम करता है हरामी। देखो रे देखो, आधे लोग चारों तरफ फैल जाओ और आधे यहीं रहो। चल बे चल कुतिया के बच्चे, हराम की खा रहा है तू। इतने अरसे से बैठकर
ये हीरा लाल की लाश को उठा और किसी खाई में डाल दें। रास्ते में पड़ी है, लोग देखेंगे तो मालूमात हासिल कर लेंगे, कहीं हमारा नाम ना आ जाए, क्या समझे? ठीक है महाराज, हराम की खा रहा हूँ। चल चल, ज़्यादा बातें ना बना। रसिया ने हीरा लाल की लाश को टांग से पकड़ा और उसे घसीटता हुआ एक खाई की तरफ ले गया। खाई के पास पहुंचकर उसने हीरा लाल की लाश को नीचे धकेल दिया। घोड़ों पर दौड़ने वाले फिर वापस आ गए। फिर सारी रात ये खेल होता रहा, लेकिन शांति और रत्ना का नहीं पता चला। किसी की नज़र भी उस गार और चट्टान पर नहीं पड़ी थी। काम ही ऐसा हो गया था, पर इज्जतों की हिफाजत करने वाला और नई नई कहानियों को जन्म देने वाला अपना काम कर रहा था। दोस्तों, उम्मीद है कहानी डायन की पहली किस्त आपको पसंद आई होगी। तो आप सब लोगों से और ख़ुसूसन नए आने वालों दोस्तों से गुजारिश है कि मेरे चैनल उर्दू कहानी वर्ल्ड को सब्सक्राइब कर दें और घंटी के निशान को प्रेस कर दें और ऑल नोटिफिकेशंस पर क्लिक करें, ताकि मेरी आने वाली तमाम वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको फ़ौरन से मिल सकें। तो चलिए फिर मिलते हैं इस कहानी की दूसरी किस्त के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।